कि अगर पहली बार आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो छोटे अमाउंट से खरीद लो, उसको थोड़ा स्टडी करो और एक बार बेच भी दो। 3 से 4 या 5 साल का साइकिल सोच लो, ऐसा नहीं कि आज खरीदोगे और कल डबल हो जाएगा, वो सब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है निश्चल शेट्टी सर, जो कि फाउंडर है वजीरेक्स के और क्राउडफायर के। वजीरेक्स इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज है। तो इस इंटरव्यू के थ्रू हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि यार क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, क्यों बिटकॉइन ग्रो होता है, क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये लीगल है या इलीगल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सर ने एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री में कैसे इतना बड़ा स्टार्टअप शुरू किया, क्या उनको इनिशियल में प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने स्केल अप किया। तो ये पूरे उनके जर्नी, उनके लर्निंग, उनके इनसाइट्स सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम करते हैं निश्चल सर को। वेलकम सर टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक्स, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो पहला क्वेश्चन है और जो आजकल सबके मन में यही है कि बिटकॉइन और जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखो, आई थिंक ये पूरा वैसे तो बहुत सिंपल है कि आप एक कॉस्ट पे खरीदते हो और अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आप बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेट्स से आपने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड 30-40 हज़ार में खरीद लिया, 6 महीने में 50 हज़ार का हो गया तो आप गोल्ड बेच दोगे तो आपको पैसे कमाएंगे। सो बहुत सिमिलर तरीका है यहाँ पे भी क्रिप्टो में। और ये करने के लिए हमारे जैसे एक्सचेंजेस जो वजीरेक्स है, ये अवेलेबल है आपको, जहाँ पे आप आपके समझो आपको 10 हज़ार का क्रिप्टो खरीदना है तो आप 10 हज़ार आपके बैंक अकाउंट से वजीरेक्स एक्सचेंज में ट्रांसफर करोगे और फिर उस 10 हज़ार का आप बिटकॉइन खरीद सकते हो या कोई और क्रिप्टो खरीद सकते हो। अब तो ये सिंपल सा ट्रेडिंग हो गया। मतलब बाहर से ऐसे सिंपल तो लगता है और स्टार्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मतलब बराबर से प्रॉपर ट्रेडिंग करना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली जाके क्रिप्टो खरीद लो। क्योंकि क्या है, जब तक आपको एक मार्केट के बारे में समझ नहीं आती तब तक मार्केट में डायरेक्टली ज्यादा पैसा मत डालो। तो अगर सीखना है ना तो कई तरीके हैं सीखने के। एक तरीका है प्रैक्टिकल सीखना। जैसे आप वजीरेक्स में अभी एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है, लोग बोलते हैं कि यार बिटकॉइन तो 30 लाख का है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो जैसे आपको पूरा 30 लाख का बिटकॉइन लेने का जरूरत नहीं है, आप 1,000 रुपए का बिटकॉइन ले सकते हो। जैसे आप गोल्ड खरीदते हो तो पूरा 1 किलो सोना लेने का जरूरत नहीं होता आपको। समझो 1 ग्राम भी ले सकते हो, 10 ग्राम भी ले सकते हो। और मैं कहूंगा कि अगर पहली बार आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो छोटे अमाउंट से खरीद लो, उसको थोड़ा स्टडी करो और एक बार बेच भी दो। तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लो, बाइंग सेलिंग होल्डिंग का। तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चलता है क्या है। तब तक आप थियरी भी पढ़ लो, थोड़ा ऑनलाइन आर्टिकल्स देख लो क्या होता है। पर जब तक आप ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करते ना तो पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो और फिर बाद में स्लोली आप आगे बढ़ सकते हो। तो सर, जैसे कि आपने बोला है कि कोई भी इंडस्ट्री में घुसने से पहले उसके बारे में नॉलेज भी थोड़ी बहुत होना जरूरी है, और क्रिप्टो करेंसीज ये सब बहुत नया फील्ड है। तो मैं अगर आपसे कोई पूछता है कि बिटकॉइन, अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझाना हो कि क्या है बिटकॉइन, तो आप कैसे समझाएंगे। आई थिंक ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है जब भी मैं अपने दोस्तों को या किसी को भी बिटकॉइन के बारे में समझाता हूँ। मतलब बोलता हूँ कि बिटकॉइन करके कोई कुछ चीज है तो वो लोग पूछते हैं कि ये होता क्या है और कैसे चलता है। और आज के डेट में सब लोग ने बिटकॉइन के बारे में सुना तो है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दोस्त को बोलोगे बिटकॉइन तो बोलेगा ये क्या होता है। सब लोग ने सुना है बिटकॉइन के बारे में, पर किसी को ये नहीं पता कि बिटकॉइन होता क्या है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे ज्यादा क्लियर होगा। आज समझो मुझे आपको 100 रुपए भेजने, ठीक है, और ऑनलाइन मैं ऑनलाइन आपको ट्रांसफर करूंगा। तो होता क्या है, मैं अपने बैंक को बोलता हूँ कि अर्नब के अकाउंट में 100 रुपए डाल दो। मेरा बैंक क्या करता है, मेरा बैंक मेरे बैंक अकाउंट से 100 रुपए काटता है और आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैं हूँ, बैंक है बीच में और आप हो। तो ये तीन पार्टी हो गया। अब समझो अगर मैं आपको 100 रुपए का नोट देता कैश, तो क्या होता, सिर्फ मैं और आप, हम दोनों ही होते, बैंक नहीं होता बीच में, राइट। तो बिटकॉइन में सेम तरीके से ये जो कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ये बिटकॉइन ने ऑनलाइन की दुनिया में लाया है। तो जब हम ऑनलाइन, अगर समझो मैंने आपको बिटकॉइन भेजा, तो ये सिर्फ मेरे और आपके बीच में, इसमें बैंक या कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगा। ये था इनोवेशन बिटकॉइन का कि जो ऑफलाइन की दुनिया में कैश जैसे चलता था उसे ऑनलाइन की दुनिया में कैसे लाए।
तो बिटकॉइन ने वो कर दिखाया। और बिटकॉइन से पहले ऐसे कभी पॉसिबल नहीं था पहले, क्योंकि आप देखोगे जब भी आज के डेट में आप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो बीच में एक बैंक होता है, एक थर्ड पार्टी होता है। तो ये बिटकॉइन ने ये इनोवेशन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है, क्योंकि बिटकॉइन से पहले कोई नहीं कर पाया था ये। बट सर वही क्वेश्चन आता है कि पहले मतलब बिटकॉइन से पहले हम पैसे तो ट्रांसफर कर ही सकते थे, चाहे कोई नेफ्ट हो या जो भी हो, बट उसमें एक बैंक आता था। अब बिटकॉइन ने वो चीज हटा दी है, तो उसका एक्चुअल एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस तो मतलब बहुत है, लेकिन सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में अगर आपको समझो आपका कोई दोस्त है जो अमेरिका में बैठा हुआ है और उसको आपको पैसे भेजने हैं, तो आपको सिर्फ एक बैंक नहीं, आपको कई बैंक के थ्रू जाना पड़ेगा, और आप उसको आईएनआर को पहले आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस डॉलर को वहां भेजना पड़ेगा। और ये पूरे कन्वर्जन में आपका ना 8 से 10% आपका नुकसान होने वाला है। आप जो 100 रुपए भेजोगे वो आपके दोस्त को 90 रुपीज का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये 8 से 10% है ना, बीच में जो 2 3 4 बैंक से होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, और ये पैसा आपके दोस्त को पहुंचने के लिए 1 2 3 दिन लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो बीच के बैंक से। लेकिन अगर आप यही चीज आपके दोस्त को बिटकॉइन भेजोगे, तो पहले तो कुछ भी पैसा नहीं कटेगा आपका। जो आप समझो 1000 रुपए का बिटकॉइन आपके दोस्त को भेजो, तो उसको वही 1000 रुपए का बिटकॉइन मिल जाएगा, और इंस्टेंट होगा। सो यहाँ क्या हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर जो है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, वो इंस्टेंट हो गया है और फ्री हो गया, ऑलमोस्ट फ्री हो गया। सो ये सबसे बड़ा यूज केस है। अगर आप मतलब ओवरव्यू देखोगे तो क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ये जोग्राफिक बैरियर, आज के डेट में आप देखोगे तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में, फाइनेंस की दुनिया में जोग्राफिक बैरियर होता है। मतलब हमारा जो फाइनेंस है वो इंडिया के अंदर ही है, यूएस का जो फाइनेंस है यूएस के अंदर है। पर क्रिप्टो ने क्या कर दिया, ये जोग्राफिक बैरियर को निकाल दिया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे जोग्राफिक बैरियर निकालने के बाद क्या अच्छा हुआ है। इंटरनेट जो है आज के डेट में, हम कहीं पे भी बैठ के कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया में जो है एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन इंटरनेट से पहले क्या होता था, आपको जो लोकल किताबें मिलती थी, आपके जो दोस्त लोग जो आपको खबर देते थे, उतना ही आपको मालूम था। आपको ये नहीं मालूम था कि यूएस में कोई बंदा कोई बैठ के कुछ आर्टिकल लिख दिया, आप नहीं पढ़ सकते थे। तो ये इंटरनेट ने क्या निकाला, इंफॉर्मेशन का जोग्राफिक बैरियर इंटरनेट ने निकाला, हटा दिया। उससे क्या हुआ, ये जो प्रोग्रेस आप देख रहे हो लास्ट 20 30 साल से, जो प्रोग्रेस हुआ है ग्लोबली, वो इंटरनेट की वजह से हुआ है। और इंटरनेट ने इतना ही किया, इंटरनेट ने ना जोग्राफिक बैरियर निकाल दिया इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब बिटकॉइन जोग्राफिक बैरियर निकाल रहा है वैल्यू के लिए, पैसे के लिए। अब क्या क्या होगा वो हमें नेक्स्ट 20 साल 30 साल में मालूम पड़ेगा, बट पर्सपेक्टिव समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू जो है, वैल्यू ट्रांसफर, उसमें अब जोग्राफिक बैरियर नहीं है। तो सर जैसे कि हमें बिटकॉइन का यूज केस समझ आ गया कि हम किसी को ऑलमोस्ट नील चार्जेस पे इंस्टेंटेनियसली भेज सकते हैं। बट अभी मार्केट में बहुत सारे और क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, नियो हो गया इत्यादि। तो अब इनका अलग अलग सेपरेट यूज केस है, या ये क्या क्रिप्टो करेंसीज हैं? देखो सो ऐसे सोच लो, ये जब क्वेश्चन जो है ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट होता है। पर अब थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। अभी समझो इंटरनेट हो गया, राइट। इंटरनेट, अब इंटरनेट के ऊपर आप हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, और हर वेबसाइट का अपना अपना काम है। कुछ वेबसाइट कंपटीशन में है, कुछ वेबसाइट कुछ अलग ही कर रहे हैं। सो इसी तरीके से क्रिप्टो में भी, बिटकॉइन तो पहला था, उसके बाद ये कई इथेरियम, रिपल, ये सब आ गए, और उनका सबका अपना अपना यूज केस है, अलग अलग। जैसे इथेरियम का मान ले, तो इथेरियम क्या बोलता है कि अगर आपको कोई कोड, अगर सॉफ्टवेयर कोड अगर रन करना है, तो आप हमारे ब्लॉकचेन पे रन कर सकते हो, और उसे कोई भी यूज कर सकता है दुनिया में। सो वो अपने आप को ऐसे ग्लोबल सुपर कंप्यूटर बोलता है कि कोई भी मेरे ऊपर कोड रन कर दो, और कोई भी उस कोड को एक्सेस करेगा, यूज करेगा। तो वो हो गया इथेरियम का यूज केस। ऐसे ही हर क्रिप्टो का अपना अपना यूज केस है। अब कौन सा यूज केस चलेगा आगे जाके और कौन सा नहीं चलेगा, ये टाइम ही बताएगा। क्योंकि जो ब्लॉकचेन ज्यादा लोगों को ला पाएगा और ज्यादा यूज केसेस ला पाएगा, वो ग्रो होगा। और जो ब्लॉकचेन का आइडिया आइडिया शायद अच्छा रहा, लेकिन लोग नहीं आएंगे, यूजेज नहीं होएगा, तो वो नीचे चला जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है। आप जब कोई, लेट्स से आपने सोचा कि मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करना है मेरे को, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कब बना था,
और कितने टाइम से चल रहा है, और लोग इसे क्यों यूज कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी समझेगा, अच्छा इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इसका कुछ ये आगे जाके ये यूज केस बढ़ेगा कि ये जस्ट अभी टेम्पररी लोग यूज कर रहे हैं, बाद में उन्हें पसंद नहीं आएगा तो वो निकल जाएंगे। जैसे अभी फेसबुक है, फेसबुक सोशल नेटवर्क है, ट्विटर है, ये 2006 में 7 में जब स्टार्ट हुआ था तो ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा होगा आगे जाके। पर कुछ इन्वेस्टर्स ने फेसबुक में, ट्विटर में इनिशियल डेज में इन्वेस्ट किया था, उन्हें जो 10x 100x रिटर्न मिला है 10 साल के बाद, तो वो सक्सेस के बाद ही मिला है। तो उसी तरह ये इथीरियम सब कुछ अभी आज नहीं बोल सकते हो क्या होगा, पर आपको थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है ये सही चल सकता है तो इन्वेस्ट करो, वैसा है। तो यहाँ पर सर आपने एक वर्ड जो बोला ब्लॉकचेन, और वो बोलते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। तो अब ये ब्लॉकचेन क्या चीज है और इसको आसान भाषा में आप कैसे समझाते हैं? ब्लॉकचेन टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है, वो एक डिजिटल लेजर है। बट थोड़ा सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। आपके कंप्यूटर पे फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आप कई सारे फाइल्स बना सकते हो। सो समझ जाओ, हर फाइल को ब्लॉक बोलोगे आप, और ये हर फाइल में समझो आप 10 रिकॉर्ड लिख सकते हो, 10 लाइन। और उस 10 लाइन में आप क्या लिखोगे कि हर एड्रेस, जो बिटकॉइन का एड्रेस होता है, हर एक के पास बिटकॉइन एड्रेस होता है, उस एड्रेस का बैलेंस लिख दोगे आप, कितना बैलेंस होता है। लेट्स से आपका एक एड्रेस 1 है, तो एड्रेस 1 का 10 बिटकॉइन हो गया, एड्रेस 2 का 15 बिटकॉइन हो गया। ऐसे आप रिकॉर्ड लिखोगे, वो एक ब्लॉक के अंदर आप लिख सकते हो। और फिर और 10 ही लाइन लिख सकते हो समझो। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक में आपको एक नया फाइल खोलना पड़ेगा और उसमें नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स लिखना पड़ेगा। तो ये हर एक ब्लॉक में क्या होता है, सिर्फ डेटा लिखा जाता है बस, कि आपका बिटकॉइन कितना है, किसी और का बिटकॉइन कितना है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है ना, बस उसका डेटा लिखा रहता है, और उसको ब्लॉक बोलते हैं। और क्योंकि ये एक कनेक्टेड ब्लॉक्स है तो इसको ब्लॉकचेन का नाम दिया हुआ है। पर अल्टीमेटली ऐसे सोच लो, इट्स जस्ट एक फाइल सिस्टम है जहाँ पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करते हैं, बस उतना ही है। तो जैसे मैंने आपको समझो एक बिटकॉइन भेजा, तो जब नया ब्लॉक बनेगा उसमें लिखा रहेगा कि निश्चल ने अर्नब को एक बिटकॉइन भेजा। तो बस यही है, रिकॉर्ड मेंटेन होते जा रहा है। अभी थोड़ा तो ब्यूटी क्या है, ये जो रिकॉर्ड मेंटेन जो हो रहा है ना, ये कोई एक कंपनी नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे आता है डिसेंट्रलाइजेशन। आपने वर्ड सुना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल सर, यस सर। अब समझो टिपिकल में क्या होता है, लेट्स से हम लोग अभी 3 या 4 लोग हैं और हमको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बुक लेंगे और चारों बोलेंगे चलो हम लोग उसमें लिखते हैं, और चारों बोलेंगे ठीक है ये रिकॉर्ड सही है, राइट। तो बस वही चीज हो रहा है कि कोई एक बंदा या एक कंपनी रिकॉर्ड नहीं लिख रहा है, सब मिलके रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको एक साथ। तो वो उसी उसी चीज को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, कि एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सबके पास रिकॉर्ड है, सब लोग रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। और जहां पे मेजोरिटी लोग बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड सही है तो वो रिकॉर्ड सही है। सो हम अगर 4 लोग हैं, तो 4 में से तीनों ने बोला कि ये रिकॉर्ड सही है, तो वो रिकॉर्ड सही है। तो मतलब फ्रॉड होने का बहुत कम चांसेस होगा क्योंकि इतने सारे लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। राइट, अगर मेजोरिटी चाहता है तो एक साथ कि हम फ्रॉड करें तो ही होगा, बट मेजोरिटी नहीं करेगा, क्योंकि मेजोरिटी का खुद का प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अगर उन्होंने झूठ बोला तो उनका अलग सा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। इसलिए मेजोरिटी यूजुअली राइट होता है, 10 साल से तो राइट ही है अभी तक। तो अब सर क्वेश्चन आता है कि जो इनिशियल डेज में जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, मान लो 2012 2013, और उनको बोलते हैं लैम्बो होल्डर्स की, उन्होंने भाई $1 10 सेंट ऐसे में इन्वेस्ट कर दिया, लैम्बोर्गिनी खरीद ली। तो आपको काफी पहले से बिटकॉइंस और इन सब के बारे में पता था, आपने पिछले 2017 के अराउंड वजीर एक्स लॉन्च किया था। तो आपने कब इन्वेस्ट करना चालू किया था क्रिप्टो करेंसी में, और अगर अभी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तब मे बी प्राइस कम होगा, अभी जैसे $35,000 के आसपास बिटकॉइन का हो गया, कि क्या काफी लेट हो गया है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का? आपके क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं, मैंने पहली बार मैंने बिटकॉइन खरीदा नहीं था। मेरे को मेरे एक दो दोस्तों ने मेरे को बस बिटकॉइन भेज दिया था। उस टाइम पे बहुत कम था, तो लोग फ्री का बिटकॉइन भेज रहे थे एक दूसरे को। आजकल ऐसे दोस्त नहीं मिलते, लेकिन हाँ, उस टाइम पे ये था। तो तो मेरा शुरुआत वैसे हुआ था कि किसी दोस्त ने भेज दिया, तो मैंने बोला ये क्या है, और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में करके। पर अभी आप बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट का देखोगे ना, तो ये कैसा है, अभी आपके पास 10 साल का डेटा है बिटकॉइन का, तो वो एक अच्छा है। आप
5-6 साल पहले ज्यादा डेटा नहीं था। तो अगर आज के डेट में आप लास्ट 10 साल का डेटा देखोगे तो उसमें बिटकॉइन हर 3-4 साल में एक पीक मारता है, एक एक अपवर्ड साइकिल होता है, फिर वापस 2-3 साल थोड़ा नीचे चला जाता है, फिर वापस नया पीक मारता है। और ये हर बार जो नया पीक होता है ना, वो प्रीवियस पीक से बहुत बड़ा होता है। सो ये उसका ट्रैजेक्टरी रहा लास्ट 10 साल का। सो आज अगर आप बोलोगे कि 35,000 पीक है, डेफिनेटली पीक है आज के डेट में, पर शायद 4 साल या 5 साल के बाद ये पीक भी छोटा दिखेगा। पर 3 से 4 या 5 साल का साइकिल सोच लो। ऐसा नहीं कि आज खरीदोगे और कल डबल हो जाएगा, वो सब नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन फ्लक्चुएशन इतना है कि वापस हाफ भी हो सकता है। 25 दिन में पैसा डबल मुश्किल है। राइट। सो शॉर्ट टर्म में ना बहुत फ्लक्चुएशन है। आप शॉर्ट टर्म अगर इसको टाइमिंग करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4 से 5 साल सोचोगे, सो एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2017 में ये बुल रन आया था और बबल भी था, फिर 19,000 के आसपास। हाँ हाँ, और फिर क्रैश हो गया, $3,500 तक पहुंचा था। ठीक है, 19,000 से। हाँ, और आज 35,000 है। राइट। अगर 2017 में किसी ने पीक में भी लिया हुआ और उन्होंने छोड़ दिया, उसको भूल गए, आज के डेट में ऑलमोस्ट डबल हो गया 3 साल में। तो अगर आप देखोगे, आप अगर वर्स्ट टाइमिंग में आपने बाई किया था 2017 में, तो भी आज के डेट में आपका रिटर्न 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड रिटर्न। शॉर्ट टर्म में बहुत डिफिकल्ट है उसको बोलना कि ये सही, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म इज वेरी डिफिकल्ट। लॉन्ग टर्म आई थिंक इट्स यू कैन सेफली आप बोल सकते हो कि डबल ट्रिपल होगा एवरी 5 years। तो सर ये अगला क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो जैसे कि एक नया एसेट क्लास है और धीरे धीरे ऑडियंस उसके तरफ आ रही है, और क्वेश्चन ये आता है कि आप ऑफ कोर्स क्रिप्टो के बारे में आपको काफी कुछ पता है एंड आप काफी फॉर क्रिप्टो भी हो कि आपको पता है कि दिस विल बी द फ्यूचर। तो यूजुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसमें कितना % आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, और मान लो कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है जो अभी आना चाहता है, उनको आप कितना रेकमेंड करोगे कि वो कितना % अपना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें? जैसे कि मैंने ट्विटर पे चमार पालीबतिया का देखा था कि उन्होंने बोला था 1% इन्वेस्ट करो तो सही है, बट आपके हिसाब से क्या सही है? देखो, आई थिंक ये जो आप जब आपका खुद का पोर्टफोलियो बनाते हो, पर्सनल पोर्टफोलियो, आई थिंक आप पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। राइट। उसके हिसाब से अगर आपको 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है और उसमें आप बोल रहे हो आपको लो रिस्क में रहना है, तो आप शायद यू नो फिक्स डिपॉजिट से लेके आप डेट फंड या कोई सिंपलर इंस्ट्रूमेंट्स में डालोगे। तो अगर वैसे देखोगे तो मैं बोलूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लासेस है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो रिस्क हाईएस्ट है इसमें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 10 साल हुआ है इस एसेट क्लास को, और ये नया टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी बहुत बदलता रहता है। तो टाइम लगेगा इसको, इसका रिस्क प्रोफाइल घटाने में। सो मैं परसेंटेज तो नहीं बोलूंगा, आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क जो है, आपका रिस्क प्रोफाइल जो है, उसके हिसाब से आपको कितना करना है। जैसे आपने बोला चमार बिलियनर है, उनका 1% भी वैसे बहुत है, लेकिन उनको लगता है कि 1% ठीक है। कुछ लोग मैं जानता हूं जो 5% से 10% डिसाइड कर लेते हैं कि उतना रिस्क लेना है। तो आप बस ये याद रखो, हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो रिस्क तो हाई है, तो सोच समझ के करो। एंड जाने मेरा मत करो कुछ भी हो, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने बोल दिया कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उसके लिए मत करो। थोड़ा समझो, थोड़ा सीख लो, और स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। ऐसा कोई जल्दी नहीं है। क्या है आज के डेट में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सब लोग को बोल रहे हैं कि चलो चलो आ जाते हैं। अगर आप 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते में अगर कमाना चाहते हो, गवाना चाहते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप 5 साल के बारे में सोच रहे हो, तो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है कि एवरी वीक में थोड़ा थोड़ा बाई कर लो, या तो एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा बाई कर लो नेक्स्ट 6 महीने के लिए। तो उससे क्या होगा, आपका प्राइस भी एवरेज आउट हो जाएगा और आपका बाइंग प्राइस बहुत परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको 3 to 4 years का सोच लो कि 3-4 साल के लिए थोड़ा भूल जाता हूँ। उसके बाद आई थिंक जब लोग बोलेंगे कि 3-4 साल पहले जिन्होंने लिया उनके लिए ये रिटर्न है वो रिटर्न है, तो आप भी रहोगे उसमें। पर हाँ, स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्टमेंट करो। तो जैसे कि क्योंकि क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो होता क्या है कि ना
वो पैसा बहुत अचानक ऊपर भी जा सकता है और बहुत नीचे भी जा सकता है। और कभी यूजुअली हमने इतना मतलब दिन में $100-200 या 20-30% ऊपर नीचे जाते हुए देखा नहीं है। तो होता क्या है, जब एक नया बंदा इस फील्ड में एंट्री मारता है वो काफी सारी गलतियां करता है। आपने भी शायद कुछ करी होंगी। तो यूजुअली आप जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे? जैसे कि आपने एक चीज बताया कि रिसर्च करके आओ, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, और ऐसी क्या गलतियां एक इनिशियल इन्वेस्टर्स करते हैं? क्योंकि जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मैं जब 2017 में चालू किया था तब मेरा ये था कि मैं पूरा दिन बैठ के क्रिप्टो को ही देखता रहता था। या इंस्टेड ऑफ आपने ऐसा बोला लॉन्ग टर्म सोचना, मैं सोचता था कि यार कोई एक बहुत सस्ते में कॉइन मिल जाए जो कि 1000x हो जाए और वो फिर हम अपनी लाइफ सेट हो गई। बट यूजुअली होता क्या है कि जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो 1000x गेन हो, उसका 1000 टाइम्स ये भी चांस है कि वो जीरो हो जाएगा। तो ये सारी तो मैंने गलतियां करी, बट आप क्या रिकमेंड करोगे इनिशियल इन्वेस्टर्स को जब वो स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करना? आई थिंक पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने वाले हो वो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है लोग जाके जस्ट गूगल में ढूंढ लेते हैं और पहला रिजल्ट आ गया वो, या तो कोई सोशल मीडिया में किसी ने बोल दिया कि ये प्लेटफॉर्म में कर लो। तो थोड़ा ध्यान से रिसर्च करके आप प्लेटफॉर्म चूज करो कहाँ पे करना है, क्योंकि आप जहाँ पे भी करोगे बाई सेल आपका क्रिप्टो वहां पे रहेगा, तो आपको कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है आज के डेट में ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो कोई लाइसेंस नहीं है तो कोई भी बना सकता है क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ऐसा भी हो सकता है आपने खरीद लिया, कल एक्सचेंज बंद हो गया तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो ध्यान से देख के कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है वहां पे इन्वेस्ट करो। थोड़ा फाउंडर्स के बारे में पढ़ लो, ये किसने बनाया एक्सचेंज और उसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है, सोशल मीडिया में कितने एक्टिव है, ये सब देख लो। तो वो पहला है, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, जैसे मैंने अभी जस्ट प्रीवियस आंसर में बोला कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसको स्प्रेड आउट करो। ऐसा नहीं कि लेट्स से आपको 10,000 का खरीदना है तो पहले दिन ही जाके 10,000 का इमीडिएटली मत खरीदो। उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और मे बी रोज का 1,000 रुपए का खरीद लो, या तो हर हफ्ते 1,000 रुपए का खरीदो। सो स्प्रेड आउट कर लो अपना इन्वेस्टमेंट। उससे क्या होएगा, जो प्राइस वोलेटिलिटी है आपको उतना टेंशन नहीं आएगा कि ऊपर जाए नीचे जाए, आप एवरेज आउट करते जा रहे हो। तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई थिंक एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो बोल रहे थे ना आप, जैसे 1000x जाएगा इसलिए मैंने सस्ता वाला क्रिप्टो खरीद लिया। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि यार बिटकॉइन तो 30 लाख का हो गया है, तो मैं कोई और क्रिप्टो देखता हूँ जो 10 रुपए का होगा, वो भी 30 लाख का होगा कभी। तो वैसा नहीं होने वाला है। ये कैसे बात हुई, ये यही बात हुई कि यार फेसबुक तो बहुत बड़ा हो गया है, तो कोई नया सोशल नेटवर्क है मैं उधर जाता हूँ वो भी बड़ा हो जाएगा। जस्ट बिकॉज किसी और ने सेम वाला बना दिया इसका मतलब ये नहीं वो बड़ा होगा। उसमें कुछ यूज केसेस, मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में भी, यूज केसेस वो आपको देखना पड़ेगा कि सॉलिड यूज केसेस है तो ही बड़ा होगा। और एक क्या है मिसकंसेप्शन, लोगों को क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसी बनाना बड़ी बात है, पर वो बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आप वेबसाइट बनाना बड़ी बात नहीं है, वैसे क्रिप्टो करेंसी बनाना बड़ी बात नहीं है। उसमें लोग लाना, उसका यूज केसेस करना और उसका यूजेज बढ़ाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट तो हर कोई बना सकता है, वैसे क्रिप्टो भी हर कोई बना सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट 5-10 मिनट के अंदर आप नया क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो, और कोई भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी होना है, इंडिविजुअल एक बंदा कहीं पे बैठ के क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। और बहुत बार क्या होता है लोग स्कैम करने देखते हैं, आपको बोलते हैं देखो देखो बिटकॉइन 30 लाख का हो गया, आप ये कॉइन खरीदो, ये नया कॉइन है एबीसी कॉइन, ये भी 30 लाख का होएगा। तो वो सब झूठ है, आप उस पर बिलीव मत करो। बट अभी जैसे इथीरियम हो गया, इथीरियम का कैसे था आप देखोगे, उसके पीछे टीम है, उन्होंने एक तो स्मार्ट टीम था, और उनका जो यूज केस था वो उस टाइम पे किसी ने ऐसा बनाया नहीं था, तो एक नया तरीका था, तो इसलिए वो चल गया। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्सो आई थिंक बिटकॉइन एक ही बिटकॉइन है, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन का कोई कंपटीशन कभी होगा ही नहीं। क्यों पता है, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। सो ऐसा है कि मैं और एक सोना नहीं लाऊंगा, सोना सोना, गोल्ड इज गोल्ड, वैसे बिटकॉइन इज बिटकॉइन, देयर विल नॉट बी अ कॉम्पिटिशन टू दैट। तो आपको कोई बिटकॉइन के नाम पे कुछ और कॉइन बेच रहा है तो मत खरीदो, बिटकॉइन ही ले लो। एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को मैं क्या बोलता हूँ, आप बिटकॉइन पे ही फोकस करो, क्योंकि यूजुअली हमारा, जैसे आप हमारे वजीर एक्सचेंज में भी डेटा क्या दिखाता है कि 95% लोग जो फर्स्ट टाइम जो टोकन खरीदते हैं वो बिटकॉइन होता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, तो सब लोग पहले बिटकॉइन लेते हैं।
और उसके बाद स्लोली आपको है ना, आप एक बार इकोसिस्टम में घुस जाओगे तो आपको समझ जाएगा। बाकी मैं इतना सब बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत लोग फिर भी जाके कुछ ना कुछ छोटा मोटा टोकन खरीद ही लेंगे, क्योंकि हाँ फ्लक्चुएशन देख लेंगे तो बोलेंगे चलो ये ले लेते हैं, तो वो सब हो जाएगा। तो थोड़ी गलती आपको खुद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम मैंने भी किया था कि जब 2017 में आए थे तो बिटकॉइन का प्राइस तब भी दूसरे ऑल्ट कॉइन से ज्यादा था। तो अपने को लगा कि यार ऑल्ट कॉइन में कुछ करते हैं, एटलीस्ट 10x नहीं हुआ तो डबल तो हो गए। बट हुआ क्या कि हमने तब नहीं देखा कि बिटकॉइन तब भी क्रिप्टो मार्केट कैप में आई थिंक 80-85% बिटकॉइन का ही था। हमने अज्यूम कर लिया ऑल्ट कॉइन चले जाएंगे कि ये चाइना का बीटीसी है, नियो और ये सब ऐसे से कर दिया और वहां टीम वीम फिर इधर उधर हो गई। तो अब हम देखते हैं कि यार जो पहले टॉप 30 या 40 मार्केट कैप में वो गायब हो चुके हैं, और जितने में थे लाइक 1/10 हो गया, कोई डीलिस्ट हो गया, कुछ हो गया। वो इसीलिए क्योंकि लगता है ना कि बिटकॉइन तो मिस हो गया, दूसरे में इन्वेस्ट कर लेते हैं और एंड में देखते हैं कि एक्चुअली बिटकॉइन ही बढ़ रहा होता है। जब बिटकॉइन बढ़ता है तब ऑल्ट कॉइन थोड़ा बढ़ता है, जब बिटकॉइन गिरता है तो सब खत्म हो जाता है। राइट। और नहीं देखो, आई थिंक ये आपको पर्सपेक्टिव कैसे आएगा, आपको सोचना है ये कि आज के डेट में बिटकॉइन में 40 या 50 मिलियन लोग ग्लोबली इन्वॉल्व है, मतलब कुछ ना कुछ बिटकॉइन खरीदा है, ठीक है। बट आप ऑनलाइन देखोगे, ऑनलाइन 2 से 3 बिलियन लोग हैं। तो आज के डेट में बहुत छोटा परसेंटेज के पास बिटकॉइन है, और जैसे जैसे बिटकॉइन ग्रो होएगा और लोग आते जाएंगे। बट बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, उससे ज्यादा होगा नहीं। तो नेचुरली इसका प्राइस बढ़ना है जैसे और लोग आएंगे। एंड आप अभी भी देखोगे तो जो बिटकॉइन आज के रेट में खरीदते हैं वो लोग फिर भी अर्ली मूवर्स है, क्योंकि और 5-10 साल लगने वाला है इसको ग्लोबल अडॉप्शन में। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप लेट आ गए, ऐसे लगता है कि लेट आ गए, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 10 साल सोचोगे तो 10 साल के बाद आप खुश रहोगे कि आज के डेट में 2021 में आपने खरीद लिया था। 2030 के बारे में सोच लो तो ठीक है, यू नो। जैसे अगर मैं 1980s में जा सकता था तो मैं गोल्ड खरीद लेता या रियल एस्टेट खरीद लेता। आज के डेट में लगता है यार उस टाइम पे अगर घर वालों ने रियल एस्टेट खरीद लिया रहता तो आज काम करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो वैसा सोचो। बट रिस्क है तो पूरा पैसा मत डाल दो कि आप करोड़पति बन जाएंगे। हमेशा डिवाइड करो, थोड़ा स्टॉक मार्केट, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा क्रिप्टो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर। आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग कैटेगरीज में जाओ। दूसरा एक होता है, लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि स्कैम है इसमें नहीं जाऊंगा। क्रिप्टो के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि स्कैम है नहीं जाएंगे। अब देखो, नया टेक्नोलॉजी जब आता है ना, तो हम जब हमें पता नहीं है उसके बारे में तो हमें डर लगता है, तो हम हमेशा उसको स्कैम बोलते हैं। पर एक बार आप अंदर घुसोगे, आपको लगेगा, जैसे मैंने बोला आपको, इलेक्ट्रॉनिक ये जो कैश सिस्टम है, कैश सिस्टम ऑनलाइन बना हुआ है, तो इनोवेशन है एंड इट्स अमेजिंग। सो ऐसे लोग नेगेटिव वेगेटिव सब बोल देंगे, लेकिन आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए थोड़ा रिसर्च कर लोगे, आपको समझेगा कि इट्स अ रियल टेक्नोलॉजी बिटकॉइन। ऐसा नहीं है कि आज है, एक तो 10 साल भी हो गया तो वो भी एक अच्छा है। नया अभी 5-6 साल पहले तो थोड़ा शायद प्रॉब्लम था समझने में कि ये टिकेगा कि नहीं। आज के डेट में लोग ऐसे नहीं सोच रहे टिकेगा कि नहीं, आज के डेट में लोग सोचे कि अब और कितना बढ़ेगा। तो वो डायरेक्शन में जा रहा है। तो सर एक ये भी क्वेश्चन होता है कि जब 2017 में सब इन्वेस्ट कर रहे थे, जो इनिशियल लोग थे, तब अचानक इंडिया में बैन हो गया। मतलब अगर आप अपना कार्ड यूज करते हो तो बैंकिंग सर्विस बंद कर देते हैं। तो इसमें एक इन्वेस्टर को डर लगता है कि यार मैंने चलो सब करके SIP टाइप करके रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया, कल को गवर्नमेंट कोई रूल बना देती है क्योंकि अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ, बैन कर देती है, तो फिर वो डर लगता है कि यार मतलब कि ये बैन एक बार क्योंकि वो कर चुके हैं। तो अभी पहली बात कि क्या क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल है, और ये जो डर रहता है कि क्योंकि ये एक बार हो चुका है क्या पता फिर से हो जाए, तो उससे कैसे वो फिर मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं? देखो, अभी फिलहाल एज ऑफ टुडे लीगल है बिटकॉइन खरीदना, बिटकॉइन ट्रेड करना, बिटकॉइन होल्ड करना। सो आपको लीगल एस्पेक्ट से आपको कोई टेंशन नहीं है। अब गवर्नमेंट या कोई भी कुछ कल क्या करेगा वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर ग्लोबल रेगुलेटरी लैंडस्केप देखोगे क्रिप्टो के लिए, वो बहुत पॉजिटिव होते जा रहा है। तो 2016-17 में बैन के बारे में बहुत बातचीत होती थी सब जगह में, पूरी दुनिया में। आज के डेट में क्या बातचीत हो रही है कि इसे रेगुलेट कैसे करें, इसे सही तरीके से कैसे इसे सिस्टम में लाए। तो आई डोंट थिंक इंडिया बैन करेगा। अगेन मेरे को भी नहीं पता क्या होगा आगे जाके, गवर्नमेंट को भी नहीं पता, गवर्नमेंट भी समझ रहा है, सोच रहा है कैसे होता है। सो
एनीवेज ये एक इनोवेशन रिस्क है। आप देखोगे तो अनरेगुलेटेड होना बुरी बात नहीं है, बट रेगुलेट अगर हुआ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि और फास्टर ग्रोथ होगा। अब कब रेगुलेट होगा पता नहीं, एंड आई डोंट थिंक बैन होएगा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है। इंडिया कैसे, आप इंडिया का हिस्ट्री देखोगे तो हम टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे हैं, हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है। तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट फाइनली ऐसे कुछ बैन करेगा। इन बिटवीन शायद थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ला देगा। जैसे जो अभी पहले जो हम बैन के बारे में बोल रहे थे, वो बैन नहीं था, वो रेस्ट्रिक्शन था। बैंक अकाउंट यूज नहीं कर सकते थे आप क्रिप्टो खरीदने के लिए, पर फिर भी क्रिप्टो इलीगल नहीं हुआ था। तो ऐसे शायद बीच में रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, हमने नहीं किया तो वो करेंगे, तो वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को कम्पीट तो करना ही पड़ेगा इंडिया को। सो मैं वही सोच के, मैं इसलिए मैं भी तो वही बिजनेस बना रहा हूँ उसी सेगमेंट में, कि एज इंडिया अगर हम बाजू में बैठे रहे तो दूसरे कंट्री वाले हमसे आगे निकल जाएंगे क्रिप्टो में। तो बस आई होप गवर्नमेंट नहीं करे, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को समझाए कि सही तरीके से कैसे करना है इसको रेगुलेट। हाँ, एक ये भी डाउट है कि जब बिटकॉइन गिरता है वो बहुत गिरता है, जब बिटकॉइन बढ़ता है वो बहुत बढ़ता है। मतलब आई थिंक लास्ट 40 डेज में दिसंबर स्टार्टिंग से अभी तक ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। बट ये एक्चुअली में होता क्यों है? क्योंकि दूसरे जगह हम इन्वेस्ट जब करते हैं वो इतना ऊपर नीचे नहीं होता। ये दिन का इतना ऊपर नीचे हो जाता है जितना वो शायद महीनों में भी नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है? क्या ये एक हाइप है? क्या ये स्पेकुलेशन है? या क्या इसके पीछे कोई टैंजिबल यूज केस नहीं है? जैसे स्टॉक में पता है कि यार हमने उस कंपनी का स्टेक लिया है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। क्या इसीलिए कि सिर्फ हाइप है, इनके पीछे कुछ वो नहीं है, टैंजिबल चीज नहीं जिसको हम रेट कर पाए? क्यों होता है ये ऐसा? देखो ये नया मार्केट है। आप अब बच्चे लोग मस्ती करते रहे, और जैसे बड़े होते हैं थोड़ा शांत हो जाते हैं। अभी आप जो आपका आईपीओ जो कंपनीज होते हैं, वो 5 साल 10 साल के बाद आईपीओ होते हैं। तो उनके इनिशियल डेज में वो प्राइवेट मार्केट्स में रहते हैं, हमें एक्सेस नहीं मिलता। और एक बार मैच्योर होते हैं उसके बाद आईपीओ होता है। यहाँ पे पूरा सिस्टम उल्टा हुआ है कि इनिशियल स्टेज में आपको एक्सेस मिल रहा है, जब कंपनी जस्ट बन रहा है, जब एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट जस्ट बन रहा है, आपको एक्सेस मिल रहा है। तो ये नया मार्केट है, तो नया मार्केट में ये फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि मार्केट को भी नहीं पता इसका सही रेट क्या है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमा के बैठा है कि आप प्रॉफिट देख लो उसका, आपने पी रेशियो निकाल लिया, आपको मालूम पड़ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट है। सो मार्केट को नहीं पता इसको कैसे हम प्राइस करें अभी, और इसीलिए आप ये वाइल्ड फ्लक्चुएशन देखते हो, क्योंकि प्राइसिंग डिसाइडेड नहीं है। आज के डेट में हार्ड है प्राइस करना। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप बिटकॉइन का भी देखोगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट को समझ जाता है कि कितना प्राइस करना है, और इसीलिए हर 4 या 5 साल में जो पीक आता है वो प्रीवियस पीक से बड़ा होता है, क्योंकि और लोगों ने एंटर कर लिया होगा और डिमांड आ गया है। सो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का फ्लक्चुएशन ये कंटिन्यू होगा ऐसे ही, क्योंकि ये नया मार्केट है, ये छोटा है, अनरेगुल, और इट्स ऑल्सो के दुनिया ने देखा नहीं है ये कैसे चलना चाहिए, और थोड़े कम लोग हैं, तो मार्केट कैप भी छोटा है। तो लेट्स से किसी ने 1 बिलियन डाल दिया तो मार्केट हिल जाएगा, पर आपका जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें $1 बिलियन मार्केट को हिला नहीं सकता। तो बस यही सब रीजन की वजह से ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आप देखते हो, वाइल्ड फ्लक्चुएशन। और एक्चुअल में सर क्या आपको लगता है कि जैसे कि एक मेजर रीजन जिसमें कि बड़े इन्वेस्टर्स चाहे वॉरेन बफे हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये इन्वेस्ट नहीं करते या रेकमेंड करते नहीं इन्वेस्ट करने के, कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है? मतलब जो स्टॉक्स वॉक्स में होता है उसकी कोई वैल्यू होती है, कंपनी होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो क्यों आपको लगता है कि जो इतने बड़े एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हैं? और क्या सही में वैल्यू नहीं है, सिर्फ हाइप है? या सिर्फ बिटकॉइन का चलो वैल्यू है, बट क्या पता आगे जाके ये ट्रांजैक्शन मीडियम ना बने, क्योंकि वंस बन जाए तब नाउ इट्स द वैल्यू कि हाँ भाई सब ट्रेड कर रहे हैं। बट इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सारे में हाइप होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार ये स्कैम टाइप का है या इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, या ऐसी कुछ भी होता है इस मार्केट में? देखो, आई थिंक आपको अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट जैसे 1997 98 में मैंने पहले बार इंटरनेट यूज किया था, ठीक है। और उस टाइम पे पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे क्या टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई करो जाके।
आज के डेट में क्योंकि इंटरनेट कंपनीज इतने बड़े हो गए, तो पेरेंट्स स्कूल में ही बच्चों को बोलते हैं जाके इंटरनेट सीख लो, कंप्यूटर सीख लो। तो ये पूरा चेंज कोडिंग हो गया, सीख क्यों? लो। क्योंकि कोडिंग सीख लो। और उस टाइम पे बाय द वे जब इंटरनेट कंपनी होता था, तो लोग बोलते थे ये तो कंपनी है ही नहीं, क्योंकि ये दुकान तो है नहीं, ये तो इंटरनेट पे है, तो प्लस इसका वो क्या वैल्यू प्रॉफिटेबल होगा? भी नहीं होती है, प्लस तब वो प्रॉफिटेबल भी नहीं प्रॉफिटेबल भी होता। नहीं थी। एग्जैक्टली, तो लोग बोलते थे ये लोग तो खर्चा कर रहे हैं, ये तो बड़ा होगा ही नहीं। पर आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़े कंपनी इंटरनेट कंपनी। यही चीज है कि अभी बिटकॉइन भी बहुत नया है, और जब तक आप उसके अंदर नहीं घुसते हो और रिसर्च नहीं करते हो, आपको आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। तो आप जब बाहर से देखोगे, आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये ये सिस्टम में बैठ नहीं रहा है। और नहीं बैठेगा, क्योंकि ये 10 साल से पहले ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये एक नया इन्वेंशन है। तो नया इन्वेंशन ऐसे ही होता है, पहले लोग बोलते हैं कि क्या है। मोबाइल फोन का भी देख लो। एक टाइम पे रिसर्च था कि दुनिया में ज्यादा मोबाइल फोन होगा नहीं, तो एक कंपनी ने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया मोबाइल फोन में, टेक्नोलॉजी में। तो ये सब होता ही है टेक्नोलॉजी के साथ। ऑफकोर्स हम लोग ये नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता कि 10 साल में क्या होगा। लेकिन अगर एडॉप्शन हुआ, और मैं मानता हूँ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन एलिमिनेट हो चुका है। अगर आप देखोगे आज के डेट में, अगर आपको आपके दोस्त को पैसा भेजना है कोई कंट्री में, इतना डिफिकल्ट क्यों है? पर डिफिकल्ट है ना। आज के डेट में सब टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है। तो भी आप बैठे बैठे आपके दोस्त को, लेट्स से अमेरिका में या अफ्रीका में, आप इंस्टेंटली पैसे नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एक बैरियर है। आज के डेट में इंटरनेट कंपनीज को भी एक बैरियर है। उनको हर बैंक को, हर कंट्री में उनको मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा, ताकि आप ट्रांसफर करें। पर बिटकॉइन ने क्या बोला, आपको कोई भी कंट्री में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, एक दूसरे को इंस्टेंटली भेज दो, हो गया। तो आई बिलीव कि ये इनोवेशन टाइम लगेगा, पर इवेंचुअली सब लोग अपना स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, बोलेंगे हाँ ये इनोवेशन है, अब अब आगे बढ़ते हैं। तो वो होगा, टाइम टाइम के बाद है। तो सर आप थोड़ा आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आपने इन जैसे कि इंजीनियरिंग करी, तो उस टाइम पे उतने स्टार्टअप्स थे नहीं जितने अब हो गया, या उतनी फंडिंग भी नहीं थी। तो आपको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अट्रैक्शन हुआ, और फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि इस फील्ड में आपको एंट्री मारनी है? मेरा मैं बोलूंगा मेरा थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा एक्सीडेंटल था। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और कोडिंग करता था। तो मैंने एक छोटा सा ऐप बनाया, खुद खुद के यूज के लिए, ट्विटर पे। तो ट्विटर का एक ऐप था, और मैंने उसे ऐसे ही लॉन्च कर दिया, मतलब साइड प्रोजेक्ट था, वीकेंड में बना दिया था। और मैंने ऐसे उसके बारे में शेयर कर दिया कुछ लोगों के साथ। तो उन्हें पसंद आया, उन्होंने यूज कर लिया, कुछ और लोगों ने यूज किया। तो सडनली ऐसे बढ़ते गया यूजेज। और एक टाइम आया जहाँ पे वहां से मुझे मेरे जॉब से ज्यादा पैसे आ रहे थे, बिकॉज मैंने उसमें मोनेटाइजेशन डाल दिया था। तो मैंने बोला कि अब जॉब छोड़ने का टाइम आ गया है, और इसको बढ़ाते हैं। तो वैसे मेरा चालू हुआ। एंड बाद में उसके बाद उसे बढ़ा दिया। उसका वो क्राउड फायर था। इवेंचुअली उसमें 20 मिलियन के ऊपर लोग आ गए, साइन अप कर लिया 6-7 ईयर्स में। और उसके बाद 2017 में तो क्या हो रहा था, मैं भी क्रिप्टो खरीदने के लिए ट्राई कर रहा था इंडिया में। तो मैंने देखा कि जो एक्सचेंजेस थे इंडिया में उस टाइम पे बहुत खराब थे। इन द सेंस क्या हो रहा था, मुझे याद है, मुझे शायद 3 या 4 दिन या 5 दिन लगा बिटकॉइन खरीदने में। वो बैंक हम्म। ट्रांसफर करने में बैंक में अटक गया, फिर उन्होंने बहुत सब करना पड़ा। उसके बीच में बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट मेरे को लगता है डबल हो गया था। तो मैं समझा कि इधर कुछ गड़बड़ है, एक तो कुछ तो करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। तो वो सोच के हमने वजीर एक्स लॉन्च किया 2018 में। तो वो वैसे हमने वजीर एक्स बनाया, सेकंड प्रोडक्ट। बट या आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है, आप बहुत तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, और काम छोड़ देते हैं और फिर बनाते हैं कुछ। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि काम के साथ साथ मैं कुछ और भी करता हूँ, अगर कुछ चल गया तो फिर उसको आगे लेके जाऊंगा। तो मेरा वैसा था। बट इट्स ऑल अ चॉइस। अगर आपको लगता है कि कुछ आइडिया है आपके, एक्चुअली आइडिया से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉब्लम। अगर आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओगे, सबसे डिफिकल्ट वो है पहला स्टेप, कि प्रॉब्लम ढूंढना। बहुत बार क्या होता है, लोग बना देते हैं क्योंकि मुझे बनाने में मजा आता है तो मैं कुछ बना देता हूँ, उसके बाद उसे यूज करने वाला कोई नहीं मिलता, तो इसलिए प्रोडक्ट चलता नहीं है आपका। तो हमेशा पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अगर आपके आजू बाजू में कुछ प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम मिला, उसके बाद देखो ये प्रॉब्लम कितने लोगों को है,
और आपको लग रहा है अगर मार्केट थोड़ा बड़ा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मार्केट बड़ा हो सकता है, तो आप बना दो उसके अराउंड कुछ प्रोडक्ट। सो स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम हमेशा। तो सर यहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि हाँ उस टाइम में कम इंडियन एक्सचेंजेस थे और उतने इजी टू यूज नहीं थे, तो यूजुअली लोकल बिटकॉइन में आप खरीदोगे किसी के थ्रू, कोई पीयर टू पीयर नेटवर्क बनेगा, फिर आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसफर करोगे और वो होगा। बट जब आपने एंट्री मारी तब अनरेगुलेटेड पूरा मार्केट था और कई जगह बोल रहे थे बैन कर देंगे, नहीं करेंगे, लीगल नहीं था। बट तब आपने सोचा कि यार अब मैं पूरा मतलब अपनी एनर्जी लगाऊंगा एक क्रिप्टो एक्सचेंज में, मतलब मेरा पूरा बिजनेस ये यही होने वाला है। तो आपको तब डर नहीं लगा कि यार ये बैन हो भी सकता है या अपनी इतनी मेहनत है वो सब वेस्ट हो जाएगी? तो इसके इसके थ्रू कैसे गया कि हाँ भाई प्रॉब्लम है बट यू डोंट नो कि यार गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि नहीं, वो सारी चीजें? देखो, अगर सच बोलना है ना तो ये जो बैंकिंग जो इशू आया इंडिया में, वो हमारे लॉन्च करके 3 हफ्ते बाद हुआ अनाउंसमेंट। आरबीआई ने बोला कि बैंकिंग एक्सेस नहीं मिलेगा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि अगर हम 3 हफ्ते लेट लॉन्च करते तो शायद हम नहीं करते लॉन्च। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने हमने लॉन्च कर दिया और 3 हफ्ते बाद गवर्नमेंट का सर्कुलर आ गया कि बैंकिंग बैन है इंडिया में। अ, आप जब लॉन्च करते हो आप ग्राउंड जीरो पे होते हो, ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा बिजनेस बन गया है, आप जीरो पे हो। तो हमने बोला कि ठीक है, ये आ भी गया तो हम व्हाट विल वी लूज, हम तो जीरो से ही चालू किया हमने, तो इसलिए हम आगे बढ़े। नहीं तो आई वुड आइडियली, मैं मुझे नहीं लगता कि अगर अनसर्टेनिटी है, रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है कंपनी बनाना उसमें। और क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं कि आप सॉलिड बिजनेस बना सकते हो कि नहीं जब रेगुलेशन प्रॉब्लम है। दूसरा है कि आपको इन्वेस्टर भी नहीं मिलते। तो हमें भी वही हुआ, हमें 2-2.5 साल तक हमें इजीली इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं मिला। तो हम लोग को खुद का फंड यूज करना पड़ा पहले, और बाद में लकीली यूजर बेस हमारा बढ़ते गया तो यूजेज भी आ गया और उसी से हमने रेवेन्यूज भी बना दिया। बट अदरवाइज आप अगर अनरेगुलेटेड मार्केट्स में इट इज हार्ड टू बिल्ड। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली भी, मैं एक इंडिया वांट्स क्रिप्टो करके एक कैंपेन भी रन कर रहा हूँ ट्विटर पे, ताकि रेगुलेटरी क्लैरिटी आए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए कि एक थोड़ा क्लैरिटी हो, तभी तो वो एक सॉलिड बिजनेस बना पाएंगे। नहीं तो क्या, कल जाके कुछ बंद हो गया तो प्रॉब्लम है। सो अब नहीं होना चाहिए। अर्ली डेज में आई थिंक ये सब प्रॉब्लम है। सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा इजियर होता है। आपको बोलो, आपको आई डोंट नो आपको आइडिया है क्या, लेकिन बहुत पहले ये फ्लिपकार्ट और ये जो ई कॉमर्स है, उससे भी पहले एक 3-4 ई कॉमर्स वेबसाइट्स बने थे। और उस टाइम पे एक ई कॉमर्स के ओनर के ऊपर केस हो गया था, क्योंकि कुछ गलत चीजें उसके वेबसाइट पे बिक रही थी जो वो लोग नहीं बेच रहे थे। पर उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते क्या हैं। तो लोगों ने कुछ पुलिस वालों ने सोचा कि ये जो ओनर है वही बेच रहा है ये सब। तो ये सब कंफ्यूजन अर्ली डेज में हमेशा होता है। और थोड़ा जैसे मेच्योर होता है मार्केट, फिर गवर्नमेंट को भी समझता है कि कैसे इसे रेगुलेट करना है, क्या करना है। तो आई थिंक ठीक है, अभी हम थोड़े अच्छे फेज में है शायद इंडिया में। अब थोड़ा मेच्योरिटी आ रहा है इस मार्केट में, तो आई थिंक अब थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सर जब आपका जो मतलब ये आरबीआई ने रूल निकाला था कि आप नहीं कर सकते, तो तब आपने जस्ट लॉन्च किया था। तो वैसे भी जब आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो इनिशियल ऑडियंस मिलने में थोड़ा टफ होता है। अब ये हो गया तो और टफ हो गया। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने वापस से अलाउ नहीं किया, तब तक उस टाइम में आपका सबसे लोएस्ट मोमेंट क्या था और फिर कैसे आपने अपने मोटिवेट करके आगे बढ़े? राइट। सो देखो, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये था क्या। ये जो बैन आया था, ये क्रिप्टो पे बैन नहीं था, ये बैन था बैंकिंग में, कि कोई भी बैंक हमारे जैसे एक्सचेंजेस को बैंक अकाउंट नहीं देगा। सो हमने क्या किया, हमने बोला कि इलीगल तो नहीं है, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। हमने पीयर टू पीयर सिस्टम बनाया, जहाँ पे आप अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है तो हमने बोला कि आप हमें तो पैसे नहीं दे सकते, लेकिन जो क्रिप्टो बेच रहा है, कोई और बंदा जो बेच रहा है, आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफर करो आईएनआर। तो हमने एक 3 पार्टी सिस्टम बनाया जहाँ पे हम आपको कनेक्ट करते सेलर के साथ, ताकि आप उसको ट्रांसफर करो पैसे और उसका क्रिप्टो जो है वो हम आपको देंगे। तो ये एक ब्यूटीफुल सिस्टम हमने सबसे पहले बनाया। तो दूसरे एस्क्रो एक्सचेंजेस सोच टाइप रहे थे का? क्या करना है, हाँ एस्क्रो टाइप का। तो दूसरे एक्सचेंजेस सोच रहे थे क्या करना चाहिए, या तो बंद कर रहे थे अपने बिजनेस को, हमने ये इनोवेशन किया। तो ये इनोवेशन जब किया तो मार्केट को इसकी जरूरत थी, तो सब लोग वजीर एक्स में आ गए। तो इन अ वे हमने क्या किया, हम लोग का जो
एडवर्सिटी जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी में बदला कि कुछ इनोवेशन करते हैं। तो उस तरीके से हमें ये एक पाथ मिल गया कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं हम, और वो किया। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट वही है कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे बहुत कंपनीज के, तो एडवर्सिटी में क्या होता है, या तो आप गिव अप कर लोगे या तो आप कुछ ढूंढोगे जिससे आप स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेविगेट करना आना चाहिए। तो अब देखो सर, फिर वजीर एक्स ग्रो होने लगा और अनबैन भी हो गया, सॉरी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल भी हटा दिया, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। तो उसके बाद फिर आपने कंपनी को बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो आपको वो उसके पीछे क्या रीजन था, या अभी आपको रिग्रेट होता है कि यार मतलब अभी जब आप बूम देखते हो, अभी तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इंडियन इन्वेस्टर्स भी वजीर एक्स और सारे प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और रुक जाते तो बेचना नहीं पड़ता, या आपका क्या थिंकिंग था उस एक्विजिशन ऑफर को एक्सेप्ट करने के पीछे? देखो, मेरा जब हमने एक्विजिशन जब हुआ 2019 में हुआ था, नवंबर 2019, सो एक साल 2 महीने पहले शायद। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि हम कैसे और ग्रो कर पाए, कैसे और फास्टर ग्रो कर पाए। और बाइनेंस ही एक यूनिक कंपनी है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। वो 1-2 साल के अंदर उसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। तो मैं चाहता था कि वो लर्निंग हमें आए, वो हम समझे कि उसी तरीके से हम कैसे ग्रो कर पाए इंडिया में। तो ये ही थॉट के साथ मेरा एक ही थॉट था कि ग्रोथ कैसे लाए और ग्रोथ कैसे लाए। और मुझे दिखा कि बाइनेंस जो है वहां से हम सीख सकते हैं, उनके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो वही हुआ, और आप देखोगे लास्ट 12 महीने में हमारा ग्रोथ बहुत ही अच्छा था। और अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो फिलहाल मार्केट भी अच्छा चल रहा है, लेकिन क्रिप्टो में कैसा है, मार्केट अच्छे चलते हैं, फिर मार्केट वापस नीचे जाता है, वापस ऊपर आता है, ये साइकिल है। तो ये ओवरऑल आई थिंक जो हमने जो ग्रोथ कर पाए, तो उसमें आई थिंक बाइनेंस का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए, और हम लोगों को सीखने को भी बहुत मिला। तो आई डोंट थिंक मैं ऐसा रिग्रेट तो नहीं करता, बिकॉज ग्रोथ इज एवरीथिंग फॉर अस। एंड जब तक बिजनेस आप जो बिजनेस बना रहे हो ग्रो हो रहा है, तो मैटर नहीं करता आप बीसी से फंडिंग ले लो, आप को फाउंडर ले लो, कोई कंपनी को आप अक्वायर हो जाओ, हो कर लो, जो भी लगता है ग्रोथ करने के लिए आप आई थिंक आपको करना चाहिए। तो हमने ये किया, और उसका रिजल्ट अच्छा है कि हम अब इंडिया के नंबर 1 एक्सचेंज है। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव रहा है हमारे लिए। एंड में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे से ऑडियंस है, काफी यूथ ऑडियंस है, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इन सब फील्ड में इंटरेस्ट है। तो आप उनको क्या अपनी लर्निंग्स या जो अपनी जर्नी जी है, तो उससे क्या टिप्स देंगे कि जब वो शुरू करेंगे ये चीजों का ध्यान रखें, और कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड कर पाए? देखो, अगर आप ऐसे सब सोचोगे ना, तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक ज्यादा सोचो मत। अगर आपको लगता है कुछ आइडिया है, कुछ बनाना है, स्टार्ट कर लो, अ, अंदर घुस जाओ और बना दो। बस एक चीज क्या रखना है कि कुछ टारगेट्स रखो अपने लिए। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कभी कभी आप कुछ बिल्ड करने में लग जाते हो और सालों निकाल सकते हो, और कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ रिटर्न नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमेशा एक मेट्रिक को चेस करो। लेट्स से आपने अगर कुछ लॉन्च किया और आप बोल रहे हो कि मैं 3 महीने के अंदर 10,000 यूजर्स लेके आऊंगा इस प्रोडक्ट के लिए। तो 3 महीने के बाद देख लो आप किधर पहुंचे हो। अगर आपने 10,000 नहीं, मे बी 5-6 हजार यूजर लाए, तो आई थिंक आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर आप 50-100 यूजर ही ला पाए हो, तो कुछ गड़बड़ है। आइदर स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, या तो आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ है, या तो और अगर ऐसा गड़बड़ दिखे, तो अगेन ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रैटेजी बदलो, डायरेक्शन बदलो। जैसे आप अगर कहीं भी कोई एक डायरेक्शन में जा रहे हो, और लेट्स से कुछ बीच में आ गया ऑब्स्टेकल, क्या करोगे आप, लेफ्ट या राइट लोगे? तो बस स्टार्टअप में भी ऐसी है, अगर आपका टारगेट नहीं हिट हो रहा है, तो कुछ दिशा बदलो। कोई मे बी कोई दोस्त को ले लो जिसको कुछ बेटर पता है ग्रो कैसे करना है। या तो जैसे हमने क्या किया, और ग्रो करने के लिए कंपनी हम अक्वायर हो गए। तो हर हर पॉइंट में होता है ये, स्टेज 1 से लेके कोई भी स्टेज में आपको, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो दिशा बदलो कुछ ना कुछ करके। इसको पिवट बोलते हैं, आप बहुत बार सुने होंगे। पिवट वही होता है, सबसे बड़े से बड़े कंपनीज ने भी पिवट किया अपने जर्नी में, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हमेशा एक मैट्रिक चेस करो,
कि या तो यूजर हो गया या तो रेवेन्यू हो गया, जो भी है, एक मेट्रिक चेस करो, अगर आप नहीं हिट कर रहे हो तो दिशा बदलो। वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और बाकी तो ऐसे बहुत लर्निंग्स है, आप जैसे जैसे स्टार्टअप बनाओगे आपको सीखने को भी मिल जाएगा। तो ये सर अपना ओवरऑल इंटरव्यू था। अब हम अपने जो ऑडियंस है उनको चांस देंगे कि वो भी आपसे अपने डाउट्स क्लियर करें। Hello, Arnav. Thank you so much, Arnav, for providing this opportunity to talk, Mr. Nishal Sethi. Nishal sir, you are really inspiring for all of us, and you are very much inspiring for the entrepreneurs who are working in blockchain space like me. Sir, I have a question that, so what is the future of blockchain-based startup in India? Is there any incubation facility available in India for blockchain startup? So, see, I think if you look at the opportunity for blockchain or crypto in India, how I see that is you have the opportunity to be the early movers. You're going to be the first generation of startups in the crypto and blockchain space in India. That's both good and bad. The good is that you get the advantage of being first to market and everything. Bad is you are in an untested market. So let's say if I was to build a competitor to Facebook, I know it's a large market with 2 billion people. But if I was to build something innovative, I don't know how big the market will be. I don't know if it'll be successful. So it has both pros and cons. But I usually like the early mover advantage, because if it is right, then you build a solid business and you're way ahead of others, and it'll be hard for competition to catch you. So that's one. In terms of WazirX helping, we did launch a fund in between, but right now we are still setting it up, and there are a few, I would say, internal issues with that. But I've seen a lot of other VCs wanting to invest in blockchain and crypto startups. And there are also, I think, a couple of smaller incubators, not in India, global. But the good thing is, because of this whole pandemic, what has happened is it does not matter where you're building from, whether you're building from India or whether you're building from US. Incubators around the world are ready to accept you. So don't hesitate to apply to, let's say, an international incubator also. You can do that. Yes, sir. Actually, is there any future for future in WazirX going to funding? Actually, in previously, I have participated in Apiary COE conducted by Government of India for blockchain-based startup, and my startup has won in that competition. And I was selected in STPI. They have offered me to take 8% stake of my startup, blockchain startup. So, is there any future of WazirX or any your future prospect to invest in any blockchain-based startup? Not right now, but probably in the future. But again, for us, we look at more, if by blockchain you mean to say private blockchains, we are in the industry of public blockchains. So we Yes, sir. I am generally look also into. Yes, sir. Actually, I am also working in a public domain blockchain. I'm building a Okay. decentralized platform for international business, export import. I'm building a Mhm. decentralized platform for that. I'm also working on a public based blockchain. Sure. So yeah, right now we don't invest, but eventually, hopefully, yes. See, right now we are focusing on our own business. The market's growing really, so we can't dedicate time to helping other exchanges or other businesses. So not Okay. right now. We don't do that. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. I would like to ask that how is your company planning to stay operational in long term and expanding, taking governments and RBI's policy into consideration, as people are skeptical about the future of cryptocurrency trading in India, as they want to invest in the currency, but they are little hesitant to do taking the risk involved in the process. See, as an exchange, for us, in the exchange business, the revenue is very straightforward. Every time people trade, we make a small percentage cut from that. And so operationally, we've been doing very well in terms of revenue, because we don't have to worry how to make money. You look at the exchange space, you know that every transaction, the exchange will make some money. So that way we are sorted from a revenue point of view. In terms of regulations, that's definitely something that has to be tackled in India. But the good thing is, regulation problem is not just in India, it is around the world. So in the US, for example, regulation is still not clear in the US also. But there's a company which is Coinbase, which is worth $8 or $10 billion, and they've already filed to go public. So what that shows us is that companies in the US are going public without worrying about regulation. So I think we can at least start up in India, not worrying about regulation.
So we are just taking that approach, not to worry too much about regulators. But I think we are trying to also set some standards and some regulatory processes we are already following. Just because it is not regulated does not mean we don't follow regulations. So we are trying to follow regulations right now, and hopefully RBI or SEBI or someone will regulate this eventually. But let's see. I think time will tell. So my question was that in India, the best scenario is related to blockchain is trading of cryptocurrency. Whereas in India, we don't focus anything on mining of cryptocurrency. So is it already saturated, or we can work in this field too? I think the mining again depends on if you're talking about Bitcoin, and probably the cost factors are not in favor right now. But again, I'm not someone who understands the whole mining operation part much. So nothing should stop you from trying if you think that it's something to be done, because there are no restrictions today. You can do that in India. So if you think it's feasible to do it, maybe you should attempt it. That's no problem. But yeah, I think probably the cost is the factor, the electricity cost and stuff. That is probably the reason why mining is still not huge in India. It's not regulations. Okay, and apart from cryptocurrency trading, blockchains have many other applications too. So are we in our country? Is it used in other applications, or right now we are only exploring the field of cryptocurrency? See, applications as in, it depends how you look at applications. For example, remittance is emerging as a large use case for Bitcoin, where people outside, whoever is living in other countries, they're sending Bitcoin to their friends and family here in India. And that's playing out to be a large use case. So you can look at that as one application that's working really well. Um, the other is a lot of Indian startups are starting in the DeFi space, where they're building decentralized applications to be hosted on Ethereum blockchain. So that's something I'm seeing a lot of startups that are building there. So you have a lot of use cases. It's just that I think it'll take time before it becomes really popular amongst everyone. These are initial days of the use cases. So the crypto ecosystem is still in the building phase. It's not yet in the I would say mass adoption phase. That will happen maybe in another 3 to 5 years or 10 years. I don't know when it will happen, but it will take time. So I have a question like when the beginners think like in investing in Bitcoin, we have found many results like people money has like a risk and there is no regulation for it and they cannot claim for it. The main point is when the money is gone, how where to claim for it. Like it has happened like in share market we have IPOs and Bitcoin also it has many times happened with ISO like they have came and taken the money and the fraud has happened. So what is your take on it? Like how the beginner gets confidence like the money is not risked and yeah. And also Right. because of hype, there is no analysis which is supporting to the Bitcoin. Like we can do analysis, but it's not the 50 or 70% assurity that it will work because of hype changes in seconds. Like and while buying also the currency is rising up for 40-50%. So what's your take on it of being so very much volatile and unpredictable? See, I think it is definitely an unregulated market, and which is why, take for example, you want to today put your money in a bank. Um, you put it without any thought because there is RBI which is regulating all the banks, and you know that they are taking care of it. Unfortunately, that's not the case in crypto. So you have to accept that as a risk that you are going to invest in an unregulated market. But the way to mitigate that risk is what I spoke in the beginning, where you have to make sure that the platform where you go and invest, they have some solid backing. Look at the founders, look at how long it's been there online. Don't invest into something you've not heard of. Then ask your friends and family, see if people around you are using that product or not. Like for example, WazirX, what I do is I'm very active on Twitter, and people know my history and my background. So that gives them some confidence. Similarly, if you're going to try any new product in the crypto space, look at the background of the founders, the team. Very, very important. If you can trust the team, you will definitely trust the product behind that.
So I would say you have to do some of your research, which right now, unfortunately, you have to. In the future, when there is regulation, you may not have to worry about these things. But today that risk is there. Now, coming to your question about the fluctuations and volatility, again, in a new market, this is expected. It's not a mature market, and in a mature market, what happens? You have a lot of money, so a small money cannot move the market. Like your stock market, you can't go with, let's say, even 50 crores or 100 crores. I don't think will move the stock market much. But the crypto market is smaller comparatively. So sometimes what happens? Suddenly somebody does a large sell, so the markets will drop, or somebody does a large buy, so you'll see a fluctuation and the price goes up. So these are usually new entries and exits happening in of larger traders. Now, in let's say in the next 5 to 10 years, that volatility will reduce further. In fact, it's been happening. So if you look at the history of Bitcoin, the volatility has been reducing. It's still high, but compared to, let's say, 3 years ago, it's lower. And it will continue to go lower as the markets expand and grow. But it will take some time. See, the thing is, I like all of these questions, and I understand why these questions are coming. And I tell you why. Because our generation has not had the opportunity to be early movers. All of the things that we've been involved in, be it the internet, be it the real estate market, be it your stock exchanges, we are the second or the third generation to enter that. We are not the first generation. Our generation before that built it for us. So everything was ready made for us. Now here is a market that we are all making it, all of us. So maybe the next generation after us will not ask these questions, because for them it will be very normal and natural. So I think it's just that new thing is unsettling all of us, I guess. थैंक यू निश्चल सर कि आप आए स्टार्टअप ज्ञान के प्लेटफॉर्म में और आपने लर्निंग्स, इनसाइट्स और हमारे क्रिप्टो रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए. आई होप क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब और भी बढ़ते हैं, वजीरेक्स और सक्सेसफुल हो, और हम इस नई टेक्नोलॉजी, इस नई इनोवेशन को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर पाए, ताकि इसके जो फायदे हैं सबको बहुत जल्दी मिल पाए. एंड होपफुली आप सबको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और ऐसे इंटरव्यूज के लिए स्टार्टअप ज्ञान को सब्सक्राइब करें. जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू के साथ.